हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। पिछली वीडियो में हमने पीईटी यूपी पीईटी के 16 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने बहुत बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें बताए हैं, कवर किए हैं। सभी क्वेश्चंस के साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके साथ मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ये मैंने सभी पॉइंट कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर दिया गया है आरबीआई 17 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए। रेड पेन ले लेते हैं। ओके, तो 17 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, क्या है, इफ़ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिवर्स रेपो रेट, कैश रिवर्स रेशियो, व्हाट विल बी हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी। अगर आरबीआई अपना कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है, को घटा दे, हाँ अगर घटा देता है तो इसकी क्रेडिट क्रिएशन पर क्या फर्क पड़ेगा, कैश क्रिएशन उसका बढ़ जाएगा। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में, नगद आरक्षित अनुपात जिसको बोलते हैं सीआरआर से तात्पर्य उन धन की संख्या से है जिन्हें बैंक को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो अगर घटता है तो साख सर्जन बढ़ेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो घटता है तो साख सर्जन बढ़ेगा। सीआरआर की आवश्यकता कम होने पर बैंकों के पास उनके निपटान में अधिक धन होता है, जिसे बाद में अर्थव्यवस्था में साख सर्जन के लिए उपयोग किया जाता है। आधार दर निर्धारित करते समय संदर्भ दर में से एक नकद आरक्षित अनुपात है। आधार दर सबसे कम उधार दर है जिस पर किसी बैंक को धन उधार देने की अनुमति नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक आधार दर निर्धारित करता है। जब आरबीआई नकद आरक्षित अनुपात को बढ़ाने का फैसला करता है तो बैंकों के पास उपलब्ध धन की मात्रा कम हो जाती है। यह अर्थव्यवस्था में धन के अतिरिक्त प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, अभी आरबीआई का बार बार जिक्र हुआ है, तो आरबीआई के बारे में हम एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं। आरबीआई का गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था। बैंकों का बैंक किसको कहते हैं, आरबीआई बैंक को कहते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई बैंक होता है। सरकार का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। आरबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। और इसका नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया था, जिसे शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किस अधिनियम के तहत हुआ था, 1934 के अधिनियम के द्वारा आरबीआई का गठन किया गया था। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। और 24वें नंबर के इससे पहले कौन थे, उर्जित पटेल थे। प्रथम गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो सर्व ओसबोर्न स्मिथ थे। भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन करता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति में कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, जो जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आरबीआई का गवर्नर होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संशोधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या वैश्विक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी। यहाँ पर क्या हुआ, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था की एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें निजी व्यक्ति लाभ के लिए उत्पादन के सभी संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक उदार अर्थव्यवस्था है। पूंजीगत संपत्ति जैसे कि कारखाने, खदानें और रेल मार्ग एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी तौर पर स्वामित्व और नियंत्रण होता है। श्रम को धन के वेतन के लिए खरीदा जाता है, निजी मालिकों द्वारा पूंजीगत लाभ अर्जित किया जाता है और प्रतिस्पर्धी उपयोगों के बीच कीमती पूंजी और श्रम आवंटित करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भागीदारी, प्रबंधन और नियंत्रण उपायों तक ही सीमित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं यहाँ पर मुक्त बाजारों की उपस्थिति और सरकार की कॉरपोरेट विनियमन में भागीदारी की कमी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। पूंजीवाद की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बीच हुई थी। आय में असमानता पूंजीवाद का परिणाम है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो सभी कारक होते हैं राज्य के स्वामित्व वाले होते हैं और सभी कारखाने, मशीनरी, नियंत्रण पूंजी आदि राज्य के नियंत्रण में एक समुदाय के स्वामित्व में होती है। समाजवादी के बारे में हमने पॉइंट पढ़ लिया है। यहाँ पर लिखा है मिश्रित पॉइंट। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानते हैं थोड़ा। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्व शामिल होते हैं। क्या होता है पूंजीवाद में? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्व शामिल होते हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया है? वैश्विक अर्थव्यवस्था, जिसको बोलते हैं विश्व अर्थव्यवस्था, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? विश्व अर्थव्यवस्था है, या इसको हम वैश्विक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, के रूप में जाना जाता है। वैश्विक आर्थिक प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें उत्पादन, उपभोग, आर्थिक प्रबंधन, सामान्य रूप से कार्य, वित्तीय मूल्यों का आदान प्रदान जैसे राष्ट्रों के भीतर और बीच में की जाने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों और वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को शामिल किया जाता है। ये हमारा 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी बात करते हैं 19 क्वेश्चन। क्या करें यहाँ पे? 19वां क्वेश्चन, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ये क्वेश्चन ये कहा गया है कि द 100 रुपी नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ। 100 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर किया जाता है? आरबीआई के गवर्नर का किया जाता है, या फिर भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या वित्त सचिव? तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप सभी जानते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आरबीआई के गवर्नर। 100 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। भारतीय रुपये का जो 100 रुपये का बैंक का नोट होता है में मुद्रा की एक इकाई है। ये हमारी एक भारत की एक मुद्रा है। 100 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। 1935 से जब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारत के मुद्रा नियंत्रण की भूमिका संभाली, तब से यह निरंतर चला आ रहा है, जिस भारत की मुद्रा के ऊपर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर किया जाता है। महात्मा गांधी श्रृंखला में प्रचलन में वर्तमान 100 रुपये का बैंक नोट शामिल है, जिसने 1998 में बैंक नोटों की लाइन कैपिटल सीरीज को बदल दिया। ये बैंक नोट महात्मा गांधी नई श्रृंखला के बैंक नोट के साथ उपयोग में है, जो जुलाई 2018 में जारी किए गए थे। नए बैंक नोट में एक लेवेंडर बेस रंग है, जिसके पीछे रानी की वाव या रानी की बावड़ी पैटर्न है। बैंक नोट के आयाम जो होते हैं, उसका बैंक नोट का जो आयाम होता है 142 मिलीमीटर से 66 मिलीमीटर होता है। तो अन्य भारतीय रुपये के बैंक नोटों की तरह ही 100 रुपये के नोट की राशि के ऊपर कितनी लैंग्वेज लिखी होती है? 17 भाषाएं लिखी हुई होती हैं। 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये के नोट को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत विभिन्न मूल्यों की करेंसी नोटों को छापने का एकमात्र अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। वित्त मंत्रालय 1 रुपये का नोट जारी करता है,
जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं अगर पूछा जाए तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। वित्त मंत्रालय कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20। फेमा। फेमा का पूर्ण नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फेमा का जो फुल फॉर्म हो गई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक एक्ट है। यह एक्ट पूरे भारत में फैला हुआ है। यह एक्ट 29 दिसंबर 1999 को संसद में पारित किया गया था। इस एक्ट ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा का स्थान लिया। विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों को अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत नागरिक अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसने मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 के पारित होने का रास्ता भी तैयार किया, जो 1 जुलाई 2005 को प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है या किस सूची में शामिल है? यहाँ पर राज्य सूची दिया हुआ है, समवर्ती सूची दिया है, संघ सूची दिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राज्य सूची में दिया गया है। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का ये मैटर है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पतालों और दवाखानों को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बीच विभाजित विभिन्न वस्तुओं का वर्णन प्रदान करती है। अब बात करते हैं हम संघ सूची की। संघ सूची में 100 वस्तुएं जिस पर संसद के पास कानून बनाने के लिए विशेष शक्तियां हैं। राज्य सूची में 61 वस्तुएं जिस पर राज्य कानून बना सकते हैं और विनियमित कर सकते हैं। समवर्ती सूची में 52 वस्तुएं हैं जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो ये फैक्ट्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जितने भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें बता रहा हूँ वो अपनी नोटबुक में नोट करते चलें और वीडियो को 4 से 5 बार आप रिवाइज करके देखेंगे तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। इस चैनल पर मैं गवर्नमेंट जॉब के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस भी लेके आता हूँ और प्राइवेट जॉब के जो भी वर्क फ्रॉम होम की भी नोटिफिकेशंस मैं लेके आने वाला हूँ और गवर्नमेंट जॉब के हर हफ्ते में 4 नोटिफिकेशंस मैं लेके आता हूँ। इस चैनल को इस तरह के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस नोटिफिकेशन पाने के लिए या क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए और नोट्स बनाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचे। प्रीवियस ईयर में मैं ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी मैं आसपास के इसके चीज़ें बता रहा हूँ, नोट्स में बनवा रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है सिर्फ क्वेश्चन नोट किया प्रीवियस ईयर के और वही पढ़ा और आगे बढ़ गए, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ या नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।